चैप्टर प्रकृति संसाधन चल रहा था, उससे हम आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और हम लोग पीछे पढ़ चुका हूँ कि संसाधन, और उसके बाद हमने देख रहा था कि प्रकृति संसाधन हमने देख रखे थे कि भूमि संसाधन, और भूमि संसाधन कितने प्रकार में होते हैं, भूमि संसाधन है क्या है। ठीक है, तो हमने भूमि संसाधन के प्रकार भी देख रखा था, करीब 4 प्रकार या 5 प्रकार का देख रखा था। एक पॉइंट हम लोग का छूट रहा था। ठीक है, तो उस पॉइंट पे आते हैं। उस पॉइंट को पढ़ाने के बाद आगे हम लोग चलेंगे कि भूमि का महत्व क्या है, इसका उपयोग क्या है, हम लोग इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो देखते हैं। तो मेरा जो लास्ट वाला पॉइंट बच रहा था, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का निर्माण कैसे हुआ, इसका उपयोग किया जाता है किस प्रकार, इस पे कैसी होती है या नहीं। चलिए आते हैं, देखते हैं क्या होती है इस मिट्टी का और निर्माण कैसे होता है। तो यह एक प्रकृति संसाधन के अंतर्गत ये भी आता है। तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि इस प्रकार की मिट्टी लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित का मतलब होता है दोस्तों कि ह्यूमस आने की, उसमें किसी प्रकार का कोई उर्वरक, और ह्यूमस जो सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं, जैविक ऊर्जा वगैरह, जैविक उर्वरक वगैरह वो नहीं रहता। तो ह्यूमस वही होता है, ह्यूमस रहित यानी कि वो ऊर्जा वगैरह नहीं होती। ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी बाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मृदा में संस्तरों का विकास काफी कम पाया जाता है। रासायनिक अपच अत्यंत सीमित होता है। इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। इस प्रकार की मृदा पश्चिम राजस्थान, यानी कि भारत का जो राजस्थान है, उस राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ पश्चिमी क्षेत्र, और राजस्थान से सटा हुआ एक क्षेत्र है, एक राज्य गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र, और गुजरात का ही कच्छ क्षेत्र, और उसके बाद आ जाता है पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में पाई जाती हैं। इसमें वनस्पति और उर्वरक खनिज का अभाव पाया जाता है, किंतु सिंचाई की व्यवस्था कर कपास चावल का उत्पादन किया जाता है। तो ये मरुस्थलीय मृदा है। इस मरुस्थलीय मृदा के बारे में हमने क्या क्या देख रखा कि ये इसका निर्माण कैसे हुआ था। निर्माण तो कर क्या होता है, इस प्रकार की मिट्टी लंबी शुष्क ऋतु यानी कि लंबे समय तक गर्म वाला क्षेत्र, अल्प वर्षा आने की कम वर्षा, ह्यूमस आने के जो जैव पदार्थ वगैरह होता है उसकी कमी, बालुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में क्या है, इसका विकास किया गया है। ठीक है, इसका विकास किया गया है। उसके बाद मृदा में संस्तरों का विकास काफी लंबे समय में पाया जाता है। रासायनिक अपेक्षा अत्यंत सीमित होता है। रासायनिक अपच अत्यंत सीमित होता है। इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। तो हमने देखा मृदा का निर्माण पाया कहाँ जाता है, तो पश्चिमी राजस्थान में, सौराष्ट्र कच्छ में, और पश्चिमी हरियाणा में, और दक्षिणी पंजाब में। ठीक है, इसमें हालांकि इसमें उपजाऊ मिट्टी तो बहुत कम पाया जाता है इन क्षेत्रों में जहाँ पे मरुस्थलीय भूमि होता है, मरुस्थलीय भूमि में। तो लेकिन फिर भी अगर हम सिंचाई की व्यवस्था करेंगे तो वहाँ पर कपास और चावल गेहूँ जैसे फसलों का खेती कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था मरुस्थलीय मृदा, और सबसे लास्ट पॉइंट यानी कि 5वां पॉइंट हम लोग का था। अब आते हैं अगला कि आखिर भूमि इतनी महत्वपूर्ण संसाधन है तो आखिर महत्वपूर्ण है क्यों। ठीक है, ये तो मृदा का प्रकार था। अब हम लोग आते हैं इसका महत्व होने के साथ साथ महत्व है तो इसका हम लोग उपयोग भी करते हैं। उपयोग का स्वरूप क्या क्या हो सकती है, तो भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप आप लोग देख सकते हैं। भूमि उत्पादन का बदलता स्वरूप, इसमें दोस्तों उपयोग का बदलता स्वरूप,
उपयोग हम लोग करते कहाँ पे, तो आइए देखते हैं। भूमि उपयोग मानव विविध उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करता है। ये उपयोग निम्न वर्ग में रखे जाते हैं, यानी कि आप लोग देखते होंगे कि भूमि का हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग अगर घर बना रहे हैं तो कहाँ पर बना रहे हैं, तो भूमि पर, यानी कि खेतों में ही बना रहे हैं। अगर सरकार रेलवे लाइन बिछा रही है, हम आम जनताओं के लिए तो कहाँ बिछा रही है भाई, तो भूमि पर ही बिछा रही है। अगर कोई व्यक्ति कोई फैक्ट्री लगा रही है तो कहाँ लगा रही है भाई, तो भूमि पर ही लगा रही है। तो इस प्रकार से हम भूमि का लगातार अनेकों चीज़ों में उपयोग कर रहे हैं। तो जिसमें पहला आ जाता है, एक आ जाता है वन विस्तार, यानी वन का विस्तार कहाँ आखिर हो रहा है, या वन का विस्तार आखिर कहाँ है, तो कहाँ है, मिट्टी यानी कि भूमि पर ही है, ठीक है। उसके बाद कृषि योग बंजर भूमि है कहाँ, यानी कि ऐसा भूमि जो कि कृषि योग है लेकिन वो अभी क्या है, बंजर है, तो वैसी भूमि है तो भूमि पर ही आ जाएगा। उसके बाद है क्या, गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, तथा इमारत, सड़क, उद्योग इत्यादि, यानी कि हम अभी ने बताया कि कृषि के साथ साथ गैर कृषि में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि इमारत बनाने में, सड़क बनाने में, रेलवे लाइन वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ों में हम इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद आ जाता है हम लोग का अस्थायी चारागार एवं गोचर भूमि। अस्थायी चारागार करने का मतलब कुछ भूमि ऐसे हुआ था जहाँ पशु को चारा चरने के लिए छोड़ दिया जाता, तो अस्थायी चारा भूमि हो जाता है, ठीक है। इसका क्षेत्र जो भारत में चारा भूमि का जो क्षेत्रफल प्रतिशत में निकाला जाता है, तो कुल भूमि का करीब 3.3% के आसपास इसका क्षेत्रफल मिलता है चारागाह का। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि भारत में चारागाह भूमि कितना प्रतिशत है, तो 3.3% आ रखिएगा। उसके बाद बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि, यानी कि हम लोग बाग बगीचा और जो भी उपवन वगैरह लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं, भूमि पर ही, तो ये भी इसका क्या एक उपयोग है। उसके बाद आ जाता है हम लोग का क्या, कृषि योग बंजर भूमि, जिसका प्रयोग 5 वर्ष से ना हुआ, यानी कि कुछ ऐसा भूमि है जो कि कृषि योग है लेकिन 5 वर्षों से लगा उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। उसके बाद आ जाता है छठा में हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान प्रतिभूमि, यानी कि कुछ ऐसा भूमि जो कि अभी वर्तमान में बढ़ती है, उसको उपजाऊ है कि नहीं, ऐसा कुछ डिसीजन नहीं लिया गया, उसका ऐसा कुछ सर्वे नहीं किया गया। उसके बाद आ जाता है वर्तमान प्रति के अतिरिक्त वह वे प्रतिभूमि जहाँ 5 वर्ष से खेती ना हुई हो, यानी कि कुछ ऐसा भूमि जहाँ से लगातार 5 वर्ष से, इस सेम प्रोसेस अभी हमने ऊपर पढ़ाई है, देखिए कि ऐसा भूमि जहाँ पे 5 वर्षों से भूमि खेती ना किया जाए। उसके बाद भी आ जाता है वर्तमान में ऐसा प्रतिभूमि जहाँ पे 5 साल से खेती ना हुई हो। उसके बाद क्या, शुद्ध बोई गई जमीन भूमि, तो शुद्ध बोई गई भूमि यानी ऐसा भूमि जिस पे अभी वर्तमान में कृषि की जाती है। और आप लोग को शायद हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा शुद्ध भूमि जो कि बोई जाने वाली फसल बोई जाने वाली होती है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और हालांकि हम लोग के पास उपजाऊ भूमि तो काफ़ी अधिक है, लेकिन हम लोग प्राकृतिक आपदा के कारण हम लोग सही ढंग से कृषि को नहीं कर पाते, खेतों में फसलें नहीं उगा पाते हैं। और थोड़ा सा हम लोग के जो तकनीक के पीछे है, आधुनिक तकनीक, परंपरागत कृषि से हम लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। इस कारण क्या हम लोग के यहाँ उपजाऊ क्षेत्र होते हुए भी हम लोग अच्छे फसल उगा नहीं पाते हैं, ठीक है। उसके बाद है अगला पॉइंट हम लोग को देखने के लिए मिल जाती है क्या, कि भारत में भू उपयोग का स्वरूप, भारत में भू उपयोग का स्वरूप। भू उपयोग को दो प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं। चलिए अब आते हैं इसका उपयोग के बारे में जान रहे थे। तो देखिए जब हम भूमि को उपयोग करते हैं ना, तो 2 प्रकार के साथ हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे कि हो गया भौतिक कारक, दूसरा हो गया मानवीय कारक। तो भौतिक कारक क्या है, मानवीय कारक उसको देख लेते हैं। भौतिक कारक को देखें, इसके अंतर्गत भू आकृति यानी कि जो भूमि की आकृति है तो वो भी निर्भर करता है जलवायु तथा मृदा को सम्मिलित किया गया, यानी कि मृदा हो गया, जलवायु वगैरह जो भी है वो क्या भौतिक कारक है, और इसका भी भौतिक कारण होने के कारण भू उपयोग होता है। उसके बाद आ जाता है, जबकि एक और आ जाता है क्या, मानवीय कारक, मानव कारक। तो मानव कारक में क्या आ जाता है, जनसंख्या वृद्धि कर रहा है तो कहाँ पे वृद्धि करेगा जी, तो जमीन पे ही, यानी कि भूमि पर ही। उसके बाद आ जाता है प्रौद्योगिकी यानी उद्योग वगैरह लगाना है तो कहाँ लगाएंगे, जमीन पे। तो ये सब क्या मानव के द्वारा फैलाया गया क्या है, कारक है। तो मानवीय कारक भी इसमें के अंतर्गत होता है और हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं। आज जो भी
उपयोग किया जाता है, हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा भूमि उपयोग किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? मानव के द्वारा। भौतिक उपयोग तो बहुत कम है, लेकिन मानवीय उपयोग बहुत ज़्यादा है। मानव का अगर भूमि ना हो तो मानवीय जिंदगी का कल्पना करना ही क्या हो जाता, बेकार हो जाता। उसके बाद हम लोग का अगला पॉइंट आ जाता है मिट्टी का कटाव। चलिए हम भूमि का महत्व को देख रहे थे, तो लेकिन महत्व को देखते देखते हम लोग ने इसको इतना ज़्यादा महत्व दे दिया है कि आज इसका हम काफ़ी ज़्यादा शोषण कर रहे हैं। शोषण करने के मतलब इसका हम रख रखाव सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। रख रखाव और इसके साथ हम जो व्यवहार अच्छा होना चाहिए वो अच्छे व्यवहार नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग अभी गाड़ी वगैरह खरीद कर लाते हैं तो उसके साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार करते हैं, उसको सही से रख रखाव करते हैं, उसको समय समय पर धोते हैं, सर्विसिंग वगैरह कराते हैं। लेकिन हम मानव भूमि के साथ ऐसा नहीं करते हैं। हम देखते हैं बहुत ज़्यादा लापरवाही अपनाए हुए हैं। जैसे कृषि कर रहे हैं तो न्यूनतम से भी बहुत ज़्यादा खेतों में उर्वरक रसायन डाल रहे हैं, जो कि भूमि को क्या कर रहा है, ह्रास पहुंचा रहा है, भूमि को क्षारण कर रहा है। भूमि क्षारण करने का मतलब भूमि को जो उर्वरक शक्ति है उसको कमी कराने, भूमि की शक्ति को कम कर रहे हैं। ठीक है। आज और हम मानव प्लास्टिक का आविष्कार कर चुके हैं, और प्लास्टिक का आविष्कार नहीं किए हैं। प्लास्टिक का आविष्कार करने के बाद हम उसका लगातार उपयोग भी कर रहे हैं। अब उपयोग कर रहे हैं तो उसको उपयोग करने के बाद उसको हम भूमि पर छोड़ देते हैं। अब वो होता है क्या, मिट्टी में जाके मिल जाता है। और प्लास्टिक मिट्टी में जाने के बाद सड़ती नहीं है। आप देखिएगा ना कि 10 साल पुराना मिट्टी जो प्लास्टिक है वो ज़मीन के अंदर से निकलेगा, वो एकदम सेम रूप में थोड़ा बहुत भी नहीं सड़ता है। ठीक है। तो ये सड़ता नहीं, तो इसके पीछे क्या है कि भूमि प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, भूमि प्रदूषण हो रहा है। और आज हम मानव सिर्फ गाड़ी वगैरह से ज़्यादा गाड़ी वगैरह पे तो ध्यान दे रहे हैं, उसके अलावा और चीज़ पे भी ध्यान दे रहे हैं। और हम लोग अपने बॉडी पे भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बॉडी पर करने का मतलब हम लोग आज थोड़ा सा शरीर गंदगी महसूस करने लगता है या शरीर से थोड़ा सा बदबू आने लगता है तो हम तुरंत जाते हैं नहाना स्टार्ट कर देते हैं, नहाते हैं। हालांकि साफ़ सुथरा रहना भी चाहिए मानव को, लेकिन इतना भी ना रहना चाहिए कि दूसरों को हम क्या करें, परेशान कर दें। मतलब कि नहाने गए तो लगातार शैम्पू यूज कर रहे हैं, लगातार साबुन यूज कर रहे हैं, जब भी नहा रहे हैं जब भी साबुन यूज कर रहे हैं। तो वो साबुन क्या होता है, जब हमारा बाथरूम से बहकर जो खुले तालाब में जाती है, तालाब में जाने के बाद वो नदी में जाती है, नदी के माध्यम से वो मैदान क्षेत्र पर फैलता है। तो वो मैदान क्षेत्र पर फैलने के बाद क्या होता है, जो मिट्टी का उपजाऊ क्षेत्र भूमि शक्ति होता है, मिट्टी का उपजाऊ शक्ति वो क्या कर देता है, खत्म कर देता है, छीन कर देता है। ठीक है। तो हम इस तरह से लापरवाही करते आ रहे हैं। ठीक है। तो ये लापरवाहियाँ और भी बहुत सारा होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मिट्टी का कटाव या क्षारण। ठीक है। तो मिट्टी का कटाव मुख्यतः जल से होता है। ठीक है। मिट्टी का कटाव क्या होता है, जल से होता है। यहाँ पर कटाव के बारे में पूछा गया है, लेकिन क्षारण के बारे में हमने बता दिया। ठीक है। क्षारण के बारे में हमने बता दिया। हालांकि लिखने के लिए आएगा तो यही टॉपिक लिखिएगा। ठीक है। कि कटाव होता कैसे, तो कटाव होगा कैसे, जैसे परतदार क्षरण। परतदार क्षरण क्या होता है ना, ये तेज बारिश हुआ, तेज बारिश होने के बाद आप लोग देखते होंगे कि बारिश होता है और मिट्टी क्या होता है, जल में घुल जाता है। और जल में घुलने के साथ क्या होता है, जल के माध्यम से नदी के द्रोणी तक पहुंच जाता है, नदी के गहराई तक पहुंच जाता है। और मिट्टी क्या होता है, जो उपजाऊ मिट्टी होता है वो पानी के साथ नदी में चला जाता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो मिट्टी होता है वो खेतों का शक्ति होता है वो मिट्टी के साथ धुलकर चला जाता है। अब मिट्टी जो खेतों में बच रहा है ऊपर, उसमें शक्ति नहीं होता है, तो फसल क्या होती है, सही से नहीं उपज पाती। ठीक है। उसके बाद आ जाता है, इसको लिख भी लीजिएगा। ठीक है। हम बस समझाते चलेंगे, अगर लिखाते पढ़ते उठते चले जाए तो शायद लंबा चल जाए वीडियो, आप लोग का टाइम का भी अभाव होता है ना, दूसरा काम भी करना रहता है। उसके बाद आ जाता है हम लोग का क्या, खुरदार क्षरण। खुरदार क्षरण क्या है, परतदार क्षरण के बाद बची मिट्टी का ऊपरी भाग बहुत मुलायम या कमजोर हो जाता है, जो बाद में होने वाली बारिश में जहां तहां से कटकर बह जाता है और जमीन पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आगे कभी तेज बारिश होने पर अवलिंका का रूप ले सकता है। कहने का मतलब जो परतदार क्षरण होता है वो आगे की ओर बहता है, यानी बाद में बची हुई मिट्टी का ऊपरी भाग बहुत मुलायम होने के कारण क्या होता है, कहीं जाकर दूसरे गड्ढा बन जाता है, या गड्ढा बनने के साथ साथ या तो हो सकता है एक टीला का निर्माण कर देता है, जो कि बाद में अगर तेज बारिश होता है तो वो टीला गड्ढा और अन्य मिट्टी से भर जाएगा, टीला दहकर और नीचे चला जाएगा, आने की तेजी से क्या होगा उसका में क्षरण होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है।
उसके बाद आ जाता है हम लोग का अब नल का क्षरण। इसमें वही तेज बारिश होगा, तेज बारिश होने के कारण जो नदी में जाएगा वही बात होगा। ठीक है, देखिए बोल क्या रहा है, बोलता है कि बहुत तेज वर्षा के बाद जब जमीन पर नालीदार कटाव हो तो इससे उर्वर मृदा बह जाती है और बची भूमि अनुर्वर या बंजर हो जाती है। जहाँ तहाँ कीचड़ जमा हो जाता है। चंबल की घाटी या बेहद इसकी प्रमुख इसी प्रकार का बने हैं। यानी जो बहुत तेज बारिश वगैरह होता है तो जो समतल भूमि का मिट्टी होता है वो कट कर द्रोणी बन जाता है। द्रोणी बनने के बाद क्या होता है, गड्ढा नाली सा निर्माण कर देता है। जैसे देखिए हो सकता है यहाँ पर हमने बनाया कि चलो ये भूमि है, ये खेत है, ये खेत समतल है और इधर ऊपर से काफ़ी तेज बारिश हो रही है, तो ये इस मिट्टी को धीरे धीरे काटना स्टार्ट करेगी तो काटना स्टार्ट करते करते क्या होगा, एक पतला सा द्रोणी बनेगा। ठीक है, पतला सा द्रोणी बनेगा। बारिश और तेज होगी तो इधर का मिट्टी ढूंढकर इधर का मिट्टी ढूंढकर सब कहाँ द्रोणी में जाएगा, यानी गढ़ाई में जाएगा। गढ़ाई में जाने के बाद क्या होगा, नीचे की ओर ससरते चला जाएगा। यानी कि इस तरह का मिट्टी, इस तरह की मिट्टी, इस तरह यानी चार तरह का मिट्टी क्या होगा, इस नदी के द्रोणी से होते हुए नीचे की ओर डूबते हुए चला जाएगा। अब इस क्षेत्र में क्या हुआ, मिट्टी धूलकर चला गया नीचे चला गया तो इस क्षेत्र में जो मिट्टी उपजाऊ था वो तो बढ़ गया। अब इसमें उपजाऊ मिट्टी रहा ही नहीं तो फसल लगाएंगे तो क्या होगा, अच्छा फसल नहीं हो पाएगा। तो ये हो जाता है अब नल का। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगला पॉइंट क्या है, अवमूल्यन होता क्या है, लंबे समय तक खेत परती छोड़ देने पर वर्षा के समय ऊपर की उर्वर मृदा धीरे धीरे जल के साथ नीचे चली जाती है। जमीन की ऊपरी परत में पोषक तत्वों का अभाव हो जाने से क्या होता है, उसकी उर्वरता घट जाती है। यानी कि जो उर्वरक शक्ति होती है, यानी कि वो क्या होता है, धुलकर चला जाता है। यानी कि खेतों को हम काफ़ी दिनों तक छोड़ दिए पर उसमें कोई फसल नहीं बोए तो खेतों में तो फसल रहेगा नहीं। तो फसल नहीं रहेगा, बारिश होगा, बारिश होने के बाद क्या होगा, क्रिया जो पहला पॉइंट में हमने देखा कि बारिश होगा, मिट्टी बारिश के पानी में घुलेगा और पानी के साथ माध्यम से कहाँ किसी गड्ढे या तालाब में जाके जमा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, अवमूल्यन। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्षारण या कटाव का 4 पॉइंट। ज़्यादा आप लोग को लिखने के लिए नहीं दिया जाता, 4 पॉइंट लिखने के लिए दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ लेकिन लिखना रहेगा ज़्यादा। ठीक है, ये तो कंफर्म है कि लिखना रहेगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, पढ़ना समझ में आ रहा होगा सही से, तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगता है इन सारी चीज़ों को मटेरियल को तैयार करने में। ठीक है, तो अगर आप लोग लाइक को करते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, तो हम और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं मृदा क्षरण। क्षरण तो हमने देख लिया, ये संरक्षण होगा। मृदा संरक्षण में हम लोग देखेंगे क्या कि आखिर मृदा को हम बचा कैसे सकते हैं। तो मृदा को बचाने के लिए हम अनगिनत प्रयास कर सकते हैं और कुछ समाज सेवियों द्वारा और कुछ भौगोलिक वेदों द्वारा, संस्था द्वारा इस क्रिया को संपादित किया जा रहा है, यानी कि ऐसा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि कावेरी बचाओ एक अभियान आया था, नर्मदा बचाओ अभियान आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें है क्या कि जो प्रकृति संसाधन है उसको बचाना है। ठीक है, तो मृदा भी प्रकृति संसाधन के अंतर्गत आता है और मृदा को भी क्या करना है, बचाना है। तो मृदा को बचाने में हम लोग करेंगे क्या फिर मृदा का जो क्षरण हो रहा है, मृदा का जो कटाव हो रहा है उसको हम रोकेंगे कैसे। तो मृदा को बचाने के लिए बहुत सारा हम कार्य कर सकते हैं, जैसे कि वृक्षारोपण कर सकते हैं, पेड़ों को लगा सकते हैं। अब पेड़ को लगाने से फायदा क्या होता है, पेड़ क्या करती है, जहाँ पे वो उगती है वहाँ के चारों तरफ की मिट्टी को क्या कर लेती है, अपनी जड़ों में जकड़ कर रख लेती है। आप लोग देखे होंगे कि बारिश के दिनों में उस जगह का मिट्टी नहीं धुलती है जिस जगह पे क्या पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, और जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते वहाँ की मिट्टी क्या होता है, धुलकर नदी में चला जाता है या कहीं गड्ढे में चला जाता है। ठीक है, तो पेड़ पौधा क्या करता है, मिट्टी को पकड़ने का काम करता है और उसे कटाव को रोकता है, मिट्टी के कटाव को क्या करता है, रोकता है। तो यही होता है मिट्टी का बचाने का, बचाना संरक्षण करना। ठीक है, आइए देख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो है क्या, मिट्टी के कटाव तथा भूमि निम्नीकरण से मिट्टी की उर्वरता में कमी
रोकने की क्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं, यानी कि मिट्टी को काटने की क्रिया को क्या कहेंगे, मृदा संरक्षण कहते हैं। भारत सरकार ने इसके निमित्त 1953 में ही केंद्रित कर दिया। हालांकि यहाँ पर गर्मी गड़बड़ है। भारत सरकार ने इसके निर्माण, यहाँ पर पॉइंट गलत है, ऐसा टाइपिंग मिस्टेक है। भारत सरकार ने इसके निर्मित 1953 में ही केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था। यह बोर्ड पूरे देश में मृदा संरक्षण की योगदान बनाता है। बोर्ड के सुझाव किसानों के अनुभव तथा विशेषज्ञों की सलाह से निम्नलिखित उपाय मृदा संरक्षण के लिए उपयोगी हो सकते हैं। कहने का मतलब 1953 में एक केंद्र की स्थापना किया, कौन, भारत सरकार। इसमें क्या किए भारत सरकार ने, कुछ अनुभवी किसान हैं उसको लाए, कुछ भौगोलिक विद हैं उनको भी लाएं, और सबों से क्या क्या राय विचार लिए, क्या क्या जो कटाव है मिट्टी का कैसे रोका जाए और मिट्टी का संरक्षण कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये बोर्ड है 1953 में जिसकी स्थापना किया गया है, उसमें सारी बातों को रखा जाता है। आगे आते हैं, अब पॉइंट क्या क्या होता है, इन महान अनुभवकारियों ने क्या क्या अनुभव दिया। तो पहला जो इन्होंने अनुभव दिया इन लोगों ने कि भूमि उपयोग का नियोजन अर्थात भूमि के उपयोग और भूमि की उत्पादन शक्ति का सामंजस्य करना, यानी सामंजस्य करना कहने का मतलब वन, कृषि तथा अन्य उपयोगों में समुचित आवंटन करके रखना, यानी कि भूमि के शक्ति को बढ़ाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, हो सकता है कि कुछ मिट्टी ऐसी होती है जिसमें लौह अयस्क काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, कुछ मिट्टी ऐसी होती है जिसमें पोटास की मात्रा अधिक पाया जाता है। तो अगर कुछ भूमि में पोटास की कमी है तो उन क्षेत्रों में क्या करेंगे, पोटास की मात्रा को बढ़ाएंगे। लौह की कमी है तो लौह की मात्रा को बढ़ाएंगे। तो ऐसा क्रिया करने के बाद क्या होगा, मिट्टी की शक्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता हम लोग का अगला पॉइंट है मिट्टी के तत्वों, जैसे सेम प्रोसेस है जैसे बताएं, मिट्टी के तत्व जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जीवाश्म आदि की कमी को उर्वरक और खाद देकर क्या करेंगे, पूरा करेंगे। यानी मिट्टी में जिन तत्वों की कमी है उसको देकर क्या करेंगे, हम पूरा करेंगे। उसके बाद क्या जाता है, फसल चक्र अपनाना। फसल चक्र अपनाना जिसमें मिट्टी के एक ही तत्व का बार बार शोषण ना हो, यानी फसल चक्र अपनाना है जिसमें क्या, मिट्टी के एक ही तत्व का बार बार शोषण ना हो। फसल चक्र से मिट्टी में जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की आपूर्ति होती रहती है तथा मिट्टी में विषाक्त पदार्थ का विकास नहीं हो पाता है। कहने का मतलब हम लोग फसल चक्र को अपना सकते हैं। होता क्या है कि अगर हम फसल चक्र नहीं अपनाते हैं तो एक ही फसल को बार बार खेतों में लगाते हैं तो उससे भी क्या होता है, मिट्टी की शक्ति क्या होता है, कमजोर हो जाता है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि बार बार शोषण ना हो, यानी फसल चक्र से क्या होगा, मिट्टी में जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की आपूर्ति होती रहती है तथा मिट्टी में विषाक्त पदार्थ का भी विकास नहीं हो पाता, यानी कि एक फसल को लगाने समय गड़बड़ हो सकता है। इसलिए क्या होता है कि हम लोग फसल को चेंज करके लगाएं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, मिट्टी को अपने स्थान पर बनाए रखने अर्थात मिट्टी का कटाव रोकने के लिए पशुओं की चराई का नियंत्रण, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना, बालू भूमि पर अनुप्रस्थ जुताई या समुच्च जुताई करना, पट्टीदार खेती करना अर्थात कई प्रकार की फसलें समांतर समुच्च पट्टियों में लगाना, सीढ़ीनुमा खेती करना, मिश्रित खेती करना, खेतों में जीवाश्म डालते रहना जिससे मिट्टी में जल ग्रहण की क्षमता बढ़ जाए। तो ये भी एक उपाय है मिट्टी का क्षारण होने से बचाने के लिए और मिट्टी को संरक्षण करने के लिए। तो पहला क्या है कि मिट्टी का स्थान पर बनाए रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि वनों का अंधाधुंध कटाई पर रोक लगा सकते हैं, यानी कि जो भी वन काटा जा रहा है उसको रोकना है, या तो जहाँ पे वन काट दिया गया वहाँ पर पुनः वनारोपण करना है। ठीक है, जहाँ से काट दिया गया वहाँ पर पुनः वनारोपण कर देना है। उसके बाद क्या है कि ढालू भूमि पर, जो ढालू भूमि होता है उस पर अनुप्रस्थ जुताई करना। अनुप्रस्थ जुताई करने का मतलब आप लोग जैसे कहीं जाते होंगे, कहीं क्या ये पश्चिम बंगाल क्षेत्र में ही जाते होंगे तो इस तरह का क्षेत्र मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्र, ढालू क्षेत्र जिस पे चाय की खेती की जाती है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में क्या है कि इस तरह से खेती करना,
ठीक है। पट्टीदार करने का मतलब पतला पतला भाग बनाकर खेती करना, इसको सीढ़ी नुमा कृषि भी कहते हैं। ठीक है, सीढ़ी नुमा कृषि भी कहते हैं। ये ज़्यादातर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम के कुछ क्षेत्र, मणिपुर, मिजोरम वगैरह, इन सारे क्षेत्रों में इस तरह की खेती की जाती है और इसमें धान की खेती वगैरह होती है। ठीक है, पहाड़ क्षेत्र पे।